नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूक्रेन में जो फिलहाल चल रहा युद्ध है उसमें नाटो ने अभी तक अपने सैनिक क्यों नहीं भेजे हैं, इसी के बारे में चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। आपने कई सारी यहां पे डेवलपमेंट्स देखी होंगी इस पूरे के पूरे वॉर में, जिसमें कि आपने देखा होगा कि नाटो ने अपने कई सारे जो ट्रूप्स हैं वो ईस्टर्न यूरोप के कई सारे अन्य देशों में डिप्लॉय करे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में एज सच नहीं भेजा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कई सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज जो कि नाटो की ही मेंबर कंट्रीज हैं, वो और देशों में अपने ट्रूप्स को छोटी छोटी मात्रा में भेजते जा रहे हैं। स्पेन ने यहां पर 150 के आसपास ट्रूप्स को भेजा है लातविया में, जो कि एक ईस्टर्न यूरोपियन की बाल्टिक कंट्री मानी जाती है। ये वाली डेवलपमेंट आज से 2 दिन पहले की है। 1 मार्च को यह खबर सामने आई थी। आज से कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले की यह खबर है, फरवरी 25 की, जब डेनमार्क ने यह घोषणा करी थी कि वो सोल्जर्स को डिप्लॉय करने वाले हैं एस्टोनिया में, जो कि अगेन एक बाल्टिक एरिया की ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इन वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लेकिन जो भी यहां पे नाटो की मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ध्यान से इस चीज को फॉलो किया है कि यूक्रेन में अभी तक उन्होंने किसी प्रकार के ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया है। आप देख सकते हैं द नाटो हैज बीन रैपिडली डिप्लॉइंग ट्रूप्स टू मेंबर कंट्रीज अक्रॉस ईस्टर्न यूरोप। यहां तक कि नाटो ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा कदम यह भी लिया कि उन्होंने पहली बार, जब से नाटो फॉर्म हुई है, 70-72 साल हो चुके हैं जब से नाटो का फॉर्मेशन हुआ है, पहली बार नाटो के द्वारा अपनी रैपिड रिस्पांस फोर्स को भी लॉन्च किया गया है टू बोल्स्टर इट्स डिफेंस अगेंस्ट रशिया। ये वाली जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, इसकी जो संख्या है ये अप्रॉक्सीमेटली 40,000 ट्रूप्स की है, और ये भी इन्होंने अलग अलग अपने मेंबर कंट्री से ही इकट्ठा करके इस रैपिड रिस्पांस फोर्स को बनाया है और इसको भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये वाली भी जो आरआरएफ है, इसको इन्होंने यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय नहीं किया, उसके आसपास की कंट्रीज में डिप्लॉय किया है। एंड वेरी क्लियरली जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था फरवरी के लास्ट हफ्ते में, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहां पर घोषणा भी कर दी थी कि हम लोग ये गलती नहीं करेंगे कि यूएस ट्रूप्स विल नॉट बी एंगेज्ड इन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इन्होंने कहा कि हम लोग डायरेक्टली यूक्रेन में किसी प्रकार के ट्रूप्स को नहीं भेजने वाले हैं। सो व्हाट इज द रीजन कि नाटो यहां पे अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर नहीं भेज रहा? इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या आगे जाकर नाटो ऐसा कुछ कर सकता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल्सो हमारी एक स्पेशल क्लास की सीरीज चल रही है, इसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। आज यानी कि 3 मार्च के दिन इसका हम लोग सेट नंबर 7 कवर करेंगे। एट 4 PM क्लास होने वाली है। क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही में अनअकैडमी आपके लिए कुछ नए ऑफर्स लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और कई सारे और फायदे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑलराइट, अगर बात करें बिफोर वी स्टार्ट कि क्यों असल में नाटो ने अपने ट्रूप्स को नहीं भेजा है, आर्टिकल 5 को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। 1949 की बात है, जब नाटो की स्थापना करी गई थी तो कई सारे इसमें वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व थी, आपको मालूम होगा। इसमें यूएसए था, कनाडा था और कई सारे जो भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इन्होंने क्या किया था, एक इस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट किया था जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं अगेंस्ट द राइजिंग थ्रेट पोज्ड बाय द सोवियत यूनियन। सो उस टाइम पे जब बायपोलर वर्ल्ड बना हुआ था, एक तरफ आपका यूएसए था और एक तरफ आपका सोवियत यूनियन था, तो यूएसए ने एक बड़ा संगठन बनाया नाटो के रूप में। इन्होंने कहा कि हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी देना चाहते हैं अगेंस्ट सोवियत यूनियन, और उसमें इन्होंने नाटो का जो चार्टर था, जो इसकी ट्रीटी थी, जो इसका समझौता था, जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहा जाता है या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, इसमें इन्होंने आर्टिकल नंबर 5 को इंसर्ट किया था। आर्टिकल 5 में इन्होंने कहा था कि मान लीजिए कोई भी नाटो के मेंबर है, अब नाटो के कई सारे मेंबर हैं, 1 2 3 4 लेटर से कई सारे मेंबर हैं। अब किसी भी एक मेंबर के ऊपर सोवियत यूनियन के द्वारा अगर अटैक हो जाता है तो ये कंट्रीज ऐसा मानेंगी कि ये अटैक केवल एक कंट्री के ऊपर नहीं बल्कि पांचों की पांचों कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है, और इसीलिए पांचों की पांचों कंट्रीज आकर के यहां पर बदले में सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर सकती हैं। ये वाली एक सिंपल सी परिभाषा थी जो कि आर्टिकल 5 में दी गई थी, जिसको कि ये लोग कलेक्टिव डिफेंस या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी का नाम भी दे देते हैं। यहां पर उसके जो एग्जैक्ट फ्रेज है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। नाटो मेंबर्स विल असिस्ट द पार्टी और पार्टीज सो अटैक्ड बाय टेकिंग फोर्थ विथ individually and in concert with other parties
such action as it deems necessary, including the use of armed force to restore and maintain the security of the North Atlantic area. So अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम उस अटैक का जवाब देंगे और हम उस अटैक में आर्म्ड फोर्स यानी कि सैन्य बलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें यहां पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है और रिस्टोर करना है। इस आर्टिकल को आज दिन तक केवल एक ही बार इन्वोक किया गया है। अगर आपको याद होगा 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के बीच में अटैक हुआ था और पेंटागन के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद जब अलकायदा के टेररिस्ट के द्वारा यह अटैक किया गया था तो उसके इमीडिएटली बाद इस आर्टिकल को इन्वोक किया गया था, बिकॉज बाकी कंट्रीज यहां पे यूएसए का हेल्प करने के लिए आगे आई थी। नाउ इस बार यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया है, इनफैक्ट नॉट जस्ट यूएसए, सॉरी टू से दैट, केवल नाटो ने यहां पर मना कर दिया है कि हम लोग इस आर्टिकल नंबर 5 को इन्वोक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 5 साफ साफ ये कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस जो है वो तभी माना जाएगा अगर किसी एक एलाय के ऊपर अटैक होगा, लेकिन यूक्रेन अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्टनर है, लेकिन वो नाटो का मेंबर नहीं है, और इसीलिए आर्टिकल 5 या फिर कलेक्टिव डिफेंस का जो यहां पर ये प्लेज है ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन काफी लंबे टाइम से नाटो का फुल परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है और उसी की वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पिछले महीने भी ये बात कही कि हम जो है फुल फ्लेज मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नाटो अपनी मेंबर कंट्रीज के अंदर यूक्रेन के अंदर इन ट्रूप्स को नहीं भेज सकता। सो क्या नाटो कुछ नहीं करेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नाटो कई सारे और देशों में अपने ट्रूप्स को तैनात कर रहा है। जब से रशिया के द्वारा इन्वेजन हुआ था क्रीमिया का, 2014 की बात है, उसके बाद नाटो ने क्या किया था, इन्होंने 4 मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप्स को एस्टैब्लिश किया था। ये जो 4 मल्टीनेशनल ग्रुप्स को एस्टैब्लिश किया गया था, इसमें कुल मिला के 4500 से भी ज्यादा पर्सोनल को लाया गया था और इस ग्रुप का नाम था एनहांस्ड फॉरवर्ड प्रेजेंस। और इसमें जो ये वाले 4 ग्रुप्स है कहां कहां पे तैनात किए गए थे? एस्टोनिया में, लातविया में, लिथुआनिया में और पोलैंड में। अब ये जो 4 ग्रुप्स थे दे वर बीइंग लेड बाय 4 नाटो मेंबर कंट्रीज। तो ये पहले वाला एस्टोनिया वाला वाज लेड बाय यूके, लातविया वाला कनाडा से, लिथुआनिया वाला जर्मनी से और पोलैंड वाला यूएसए से लीड किया जा रहा था। इसमें हालांकि जो ट्रूप्स थे वो अलग अलग मेंबर कंट्री से आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन लीडिंग कंट्रीज आपकी ये वाली थी। तो ये वाली ट्रूप्स को वहां पे अभी भी तैनात किया हुआ है, इन 4 कंट्रीज में तैनात किया हुआ है और भी एडिशनल ट्रूप्स को यहां पर भेजा जा रहा है। और इनफैक्ट नाटो ने यहां पर यह भी कहा है कि हम लोग जो बाल्टिक एयर स्टेट्स, जो बाल्टिक स्टेट है यानी कि लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, वहां पर हम लोग बाल्टिक एयर पोलिसिंग मिशन, एक 24/7 एरियल ओवरफ्लाइट ऑपरेशन है जिसको कि इन्होंने लॉन्च किया था 2004 में, जब बाल्टिक स्टेट से नाटो को ज्वाइन किया था उस टाइम पे लॉन्च किया था। तो उसमें हम लोग कुछ और एडिशनल एसेट्स को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। सो ये सब चीजें नाटो कर रहा है, लेकिन एक और भी एंगल सामने आया है। वो क्या है कि शायद इस बार नाटो, इवन दो यूक्रेन उसका मेंबर नहीं है, फिर भी शायद आर्टिकल 5 को इन्वोक कर सकता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या कहा गया है? नाटो विल इन्वोक आर्टिकल 5 इफ रशिया लॉन्चेस अ फुल ब्लोन अटैक ऑन वन ऑफ इट्स एलाइज। दोस्तों, आज के टाइम पे अटैक्स की जो परिभाषा है वो काफी बदल गई है, क्योंकि जो अटैक है वो केवल आपका लैंड बेस्ड अटैक या फिर एयर बेस्ड अटैक या फिर सी बेस्ड अटैक नहीं रहा। रशिया अपने इस अग्रेशन में असल में कई सारे साइबर अटैक्स को भी कैरी आउट कर रहा है, और इवन दो वो साइबर अटैक्स टारगेटेड केवल यूक्रेन के ऊपर है, लेकिन उनके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं वो यूक्रेन के आसपास बाजू वाली कंट्रीज में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि जब आप साइबर अटैक्स को लॉन्च करते हैं तो वो यहाँ पे ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और क्योंकि ये साइबर अटैक्स जो है ये आसपास की कुछ कंट्रीज स्पेशली पोलैंड में कुछ कुछ सिस्टम्स को इंपैक्ट कर रही हैं, और क्योंकि पोलैंड एक नाटो का मेंबर है, उस केस में शायद नाटो यहां पे आर्टिकल 5 को इन्वोक कर सकता है। ये वाली खबर आपके सामने है, पोलैंड एक्सपीरियंसिंग मोर साइबर अटैक्स ऑन गवर्नमेंट सर्वर्स। और अगर इसका सोर्स ट्रेस हो जाता है कि ये जो सोर्स है ये असल में रशिया से ही आ रहा है, इन दैट केस इट इज पॉसिबल और प्रोबेबल कि शायद नाटो के द्वारा यहां पे आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जाए और अपने ट्रूप्स को आगे यूक्रेन में भेजा जाए। ये देखना बाकी होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग एक एंगल है जो कि हमें इस बार देखने को मिला है, एंड अगर ये हो जाता है तो ये इतिहास में दूसरी बार होगा जब नाटो अपने आर्टिकल 5 को इन्वोक करेगा और सैनिकों को यूक्रेन के अंदर भेज सकता है। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, जिसमें कि
35% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। 18 मंथ्स का जो ये कॉम्बो है इसकी प्राइस है 76,717। यूजिंग द कोड अनीUPSC आपको ये वाला ऑफर मिलेगा और ये वाली टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल अनअकैडमी के माध्यम से करवाई जा रही है। इसके अलावा ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।